हे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्लास 12th का अकाउंटेंसी। जी हाँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। इसके बाद आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी इंस्टीट्यूशंस में, ना किसी कोचिंग्स में। बस आपको इस चैनल के साथ जुड़ जाना है, कनेक्ट हो जाना है दिल से। और डे 1, डे 2, डे 3 जैसे जैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, बस आपको उसी पैटर्न में, उसी सीक्वेंस में जो है वीडियोज़ को देखना है। प्रॉपर तरीके से अपने रजिस्टर को मेंटेन करना है। जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे होंगे, सारी चीज़ें लिखनी है। थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं लिखवाऊंगा, ऑब्वियस ही बात है। तो वो सारी चीज़ें अच्छे से नोट करेंगे, मेंटेन करेंगे। लास्ट में हम ब्लूप्रिंट यानी रिवीजन के लिए भी कुछ नोट्स प्रिपेयर करेंगे और अपने सभी तमाम चैप्टर्स को जो है अच्छे से कवर अप करेंगे। अभी थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या हमारे सिलेबस का छोटा सा पार्ट है, एंड देन पहला जो चैप्टर है वो भी हम आज ही शुरू करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। होपफुली आपको ये जर्नी बहुत पसंद आएगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना। बात करें अगर बुक्स की, तो मैंने यहाँ पे टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक को फॉलो किया है, इनका रेफरेंस लिया है। जो सर की बुक है वो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 में जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो आपके पास ये बुक्स हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन पे नीचे मैंने लिंक दिया है, वहाँ से भी बाय कर सकते हैं अमेज़ॉन के थ्रू। इसी के साथ मैंने NCERT की बुक को भी फॉलो किया है और यहाँ से तमाम क्वेश्चन जो हैं आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। और साथ ही साथ सैम्पल पेपर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, जिनको हम लास्ट में प्रिपेयर करेंगे। तो जो सर की बुक है, बुक नंबर 1, 2, 3, हमारा पूरा सिलेबस जो है इन 3 बुक्स में ही कवर अप है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और उससे पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना बेसिक्स हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हमें मज़ा आएगा आगे पढ़ने में। तो आप किसी भी चीज़ को यूँ मत समझना कि टाइम वेस्ट है, नहीं। मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे बोली हैं वो सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी। और मैंने साथ ही साथ CUT को भी टारगेट किया है। CUT की बात अगर ना भी करें तो आपके पास जो MCQ है, यानी हर एक शब्द में मेरा जो भी वीडियो के अंदर बोला गया शब्द होगा वो कहीं ना कहीं आपके MCQs भी प्रिपेयर कर रहा होगा। तो प्लीज़ यार, जब टाइम दे रहे हो तो अच्छे से टाइम दो और एक बार टाइम दो, ताकि आपकी सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। बस मुझे इतना ही बोलना था। इसके बाद मैं कोई भी बकवासबाजी नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट टू द पॉइंट बात करूँगा, सिलेबस को लेकर बात करूँगा। तो जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी बिज़नेस, ठीक है, तो उसकी कुछ लीगल फॉर्म्स होती हैं, या फिर मैं कहूँ कुछ लीगल आइडेंटिटीज़ होती हैं, उसकी एक लीगल पहचान होती है। तो आप अगर बिज़नेस चालू करना चाहते हैं तो एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर अपने बिज़नेस को रन कर सकते हो। आप चाहो तो अपने बिज़नेस को एज अ कंपनी रजिस्टर करके भी चला सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो अपने बिज़नेस को एक पार्टनरशिप फर्म के तौर पर भी रजिस्टर करके चला सकते हो। हमने 11th स्टैंडर्ड यानी पिछली क्लास में सीखा था कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो है एक पर्सन होता है, वही ऑनर होता है ऐसे बिज़नेसेस का। जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो बिज़नेस चलेगा, जब वो डेथ कर जाएगा तो ये बिज़नेस भी बाय डिफ़ॉल्ट बंद हो जाएगा। जो भी प्रॉफिट्स होगा वो अकेला ही उसको एंजॉय करेगा, जो भी लॉस होगा वो अकेला बेयर करेगा। ठीक, कंपनी के कुछ अलग फीचर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म के कुछ अलग फीचर्स हैं। सेम हमने एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नेचर का एक बिज़नेस है जिसके अंदर जो है सारे फैमिली मेम्बर्स ही जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और सेम इसी के अलावा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी तरीका है बिज़नेस को रन करने का, या फिर आप अपने बिज़नेस आइडिया को किसी NGO या ट्रस्ट के थ्रू भी रन कर सकते हो, बशर्ते कि ये जो NGO ट्रस्ट होते हैं इनका जो प्रॉफिट इंटेंशन नहीं होता है, मतलब प्रॉफिट मेकिंग इंटेंशन नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसीलिए इनको NPO भी बोला जाता है। इसके अलावा ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से खोले जाते हैं, इसीलिए हम इनको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब सवाल उठता है 12th क्लास में हमें क्या करना है। तो हमें 11th क्लास में तो हमने सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करना सीखा था, जहाँ पे हमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस दी जाती थी। हम उसको जर्नल एंट्री करते थे, उसकी जर्नल एंट्री करने के बाद हम उसको लेजर पोस्टिंग करते थे। लेजर पोस्टिंग करने के बाद हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाते थे, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम 3 रिपोर्ट्स रेडी करते थे, जिसमें से एक हमारी होती थी ट्रेडिंग अकाउंट और एक हमारा P&L अकाउंट हमें बनाना होता था, और फिर हमें एक बैलेंस शीट बनानी होती थी। तो ये काम हमें जो करना होता था ये हमने सोल प्रोप्राइटर के लिए सीखा। अब हमें कंपनी और पार्टनरशिप के ऊपर जो है बातें करनी है, इनके बारे में, इनकी अकाउंटिंग सीखनी है, क्योंकि हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो हम अकाउंटेंट हैं, हमें हर तरीके के बिजनेस सेटअप की अकाउंटिंग करनी आनी चाहिए। सोल प्रोप्राइटर की कैसे अकाउंटिंग की जाती है ये हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा, है ना। अब हम कंपनी और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करना सीखेंगे, इनके कुछ बेसिक्स बातें, इनके जो बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं वो हम सीखेंगे। तो अभी मैंने आपको T.S. ग्रेवाल सर की जो बुक बताई थी, बुक नंबर 1, 2, 3, जो बुक नंबर 1 है वो पूरी की पूरी डेडिकेटेड है फॉर द पार्टनरशिप फर्म के लिए। बुक नंबर 2 जो है और 3 जो है वो कंपनी से रिलेटेड है, यानी उसमें हम जो भी सीखेंगे वो तमाम बातें कंपनी के रिगार्डिंग हम करेंगे।
कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी कैसे अकाउंटिंग, कंपनी की अकाउंटिंग करते कैसे हैं। बेसिकली इसमें ज़्यादा जोर जो है वो कंपनी जब पैसा रेज़ करती है शेयर इशू करके उसके ऊपर है। तो कंपनी जब पैसा रेज़ करती है तो शेयर इशू करके रेज़ करती है, डिबेंचर इशू करके रेज़ करती है। अभी शेयर क्या है, डिबेंचर क्या है, ये तमाम बातें हम इसी के अंदर सीखेंगे। साथ ही साथ हम कंपनी की बैलेंस शीट को एनालिसिस कैसे करें वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर, ये थर्ड बुक के अंदर सीखेंगे। तो बुक नंबर 1, 2, 3 कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है। आगे अगर मैं बात करूं तो जैसे अभी हमें ये तो कंफर्म हो गया कि ठीक है यार, हमें कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के बारे में जो है डेप्थ में स्टडी करनी है क्लास 12th के अंदर। तो जो भी पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम बात करेंगे, जो भी बात करेंगे, मैं जो भी आपको सिखाऊंगा वो सारी चीज़ें मैं कहाँ से सिखाऊंगा, मेरे पास कोई सोर्स होना चाहिए। यस, मेरे पास सोर्स है। तो गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था जिसका नाम था द इंडियन पार्टनरशिप। आप नोट करते चलेंगे साथ साथ, सही रहेगा। तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, देखो कितना पुराना टाइम है। इस टाइम पर एक कानून बना था पार्टनरशिप के लिए कि भाई कैसे इंडिया के अंदर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की जाएगी, क्या क्या उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, कितने लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, एटलीस्ट 2 लोग तो चाहिए ही होंगे स्टार्ट करने के लिए। फिर अगर कोई थर्ड पर्सन आना चाहता है 1-2 साल बाद उस फॉर्म के अंदर एडमिट होना चाहता है एज अ न्यू पार्टनर, तो उसके लिए क्या फिर रूल रेगुलेशंस हैं। कोई रिटायर होना चाहता है, 3 पार्टनर हैं, कोई रिटायर होना चाहता है तो क्या रूल रेगुलेशन है। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फिर वो पार्टनरशिप फर्म कैसा काम करेगी। अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है या किसी भी और वजह से जो है पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ रहा है, तो फिर पार्टनरशिप फर्म को बंद यानी डिसॉल्व कैसे करेंगे। तो ये सारी तमाम जो भी रूल रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर लिखे हुए हैं। और इन्हीं का जो है रेफरेंस लेते हुए मैं आपको जो है पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर कवर अप करवाऊंगा। ठीक है। सेम कंपनी के लिए भी हमारे पास जो है एक कानून है जो सरकार ने बना के रखा हुआ है। तो इस कानून का नाम रहेगा कंपनीज़ एक्ट 2013। इससे पहले ये 1956 हुआ करता था, उसको इन्होंने अभी हटाया, मॉडिफाई करा और 2013 में जो है कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हमें ये पता लग गया कि जो भी हम पूरी सीरीज़ के अंदर लेक्चर लेंगे या सुनेंगे समझेंगे वो सारी कहीं ना कहीं उनकी जो बैकएंड में जो सोर्स है वो ये 2 कानून है और इन कानून को ही हम कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं। हमारी लाइफ में ये 2 कानून एंटर हो गए हैं। अभी हम कॉमर्स वाले हैं तो हमें और भी आगे चल के कानून पढ़ने हैं। जैसे जैसे हम अपने आगे लेवल जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे और कोई पढ़ाई करेंगे कॉमर्स के अंदर, तो बहुत सारे कानून को हमें फेस करना है। एक्ट बोले तो इनमें से 2 कानून हमारी लाइफ में एंटर कर गए हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड द कंपनीज एक्ट 2013। तो इनके तहत इनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी चीज़ों को कवर अप करेंगे। ठीक है। तो जी अगर सिलेबस की बात करूं तो बुक नंबर 1 मैंने आपको बताया था टी एस ग्रेवाल सर की बुक के अकॉर्डिंग, बुक नंबर 2 एंड बुक नंबर 3। बुक नंबर 1 जो है पूरी की पूरी पार्टनरशिप जो है उससे बिलोंग करती है, जिसमें हमारे जो चैप्टर आज जो हम शुरू करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कुछ फंडामेंटल्स हैं। थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन शुरू करेंगे, कोई बात नहीं, आपको थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी भी ज़रूरी है, तब जाके हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल में मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहला चैप्टर के अंदर सिर्फ थ्योरी पोर्शन है, नहीं, प्रैक्टिकल भी है और इवन काफ़ी सारा प्रैक्टिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन। इसके अलावा हम फिर मूव करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर एंड देन एडमिशन। पार्टनर अगर कोई नया आ रहा है तो फिर क्या करना है, कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो क्या फिर जो है हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी आनी चाहिए। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। डिसोल्यूशन फर्म अगर बंद कर रहे हैं हम तो फिर क्या करना है उस टाइम पर। बुक नंबर 2 में हम शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग करेंगे और डिबेंचर की अकाउंटिंग करेंगे। ये 2 तरीके हैं जिनसे कंपनी अपना पैसा रेज़ करती है बिज़नेस चलाने के लिए। तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपने, कई लोगों ने देखा भी होगा, शार्क टैंक देखा होगा आप लोगों ने, एक शो आता है शार्क टैंक, नहीं देखा तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, एक आधा शो देख लेना, मज़ा आ जाएगा। वहाँ पे आपको शेयर डिबेंचर्स ये टर्म आपको सुनने को मिलेंगी। तो इनकी अकाउंटिंग, कंपनी कैसे पैसा रेज़ करती है। देखो हम यहाँ पे वो सब नहीं करने वाले कि भाई जनरल एंट्री है उनको ट्रांजैक्शन है उनकी जनरल एंट्री करो, फिर लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, देन बैलेंस शीट बनाओ, P&L बनाओ, वो सब हम नहीं करने वाले। हम यहाँ पे इनकी, जैसे कंपनी है तो कंपनी के लिए हम क्या सीखने वाले हैं कि कंपनी कैसे पैसे रेज़ करती है, शेयर्स के इशू, उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, कंपनी डिबेंचर से पैसा कैसे रेज़ करती है। ठीक है। इसी के अलावा एक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से
से भी एक चैप्टर आपके सिलेबस में है। अभी मुझे ना इस थर्ड वाले चैप्टर में थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये हटा है, मैंने सुनने में आया कि ये चैप्टर हटा है, तो मैं थोड़ी सी रिसर्च करूँगा इसके ऊपर। बाकी आप लोग भी रिसर्च करके कमेंट करके बता देना कि ये चैप्टर है या नहीं। बट मैं चाहता हूँ कि अगर ये नहीं भी होगा तो भी मैं इसकी वीडियोज़ रिकॉर्ड करके इस चैनल पर डालूंगा, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट वाले सेशन या उससे अगले सेशन में इसको दोबारा से इंक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि पिछली बार तक तो ये था, पिछले से पिछली बार तक, बाकी ये कोविड की वजह से हटा दिया गया है, थोड़ा सा सिलेबस को हल्का कर दिया गया है। अच्छा ठीक है। अच्छा, पहले तो ये वाला चैप्टर भी हुआ करता था, ये जो एनजीओ वाला जो चैप्टर मैंने आपको बताया, ये ट्रस्ट वाला एनपीओ वाला, ये चैप्टर भी हमारे सिलेबस में हुआ करता था, ये भी हटा दिया। तो ठीक है, एनपीओ हटाना तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से रिडम्पशन वाला चैप्टर नहीं हटाना चाहिए था, बट कोई नहीं, हटा दे तो हटा दिया। मैं वीडियो डाल दूंगा, आप लोग इसको इग्नोर कर लेना, बट पहले रिसर्च अपने स्कूल्स में या थोड़ा सा गूगल मैं भी कर लूँगा और बता भी दूंगा कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। देन थर्ड बुक में जो है, हमारी थर्ड बुक फिर से अगेन कंपनी से ही बिलोंग करती है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है। ये बनाना नहीं है, बस हम उसकी बारे में समझेंगे, उसके अंदर मतलब कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है, कैसे दिखती है, कि उसका फॉर्मेट क्या है, ये सब चीज़ें सीखेंगे। फिर हम उसको एनालिसिस भी करेंगे। एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, जैसे हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, हमारा जो पहला चैप्टर होगा बुक नंबर 1 से, पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये हमारा चैप्टर 1 रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, नॉट वीडियो को, आज के चैप्टर को, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि भाई पार्टनरशिप का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखो, नॉर्मली तो जैसे कि अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो ये दो प्लेयर्स जो है पिच पे खड़े हैं और ये काफ़ी देर से रन बनाए जा रहे हैं, तो इनके बीच में भी एक पार्टनरशिप हो रही है। तो क्या ये वही पार्टनरशिप है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाले एक्ट के अंदर बताई गई है? तो आंसर होगा नहीं, ये वो वाली पार्टनरशिप नहीं है। यहाँ पे दो बहुत ही खुश हो रखे हैं लोग, एक दोनों की शादी हुई है मुझे लग रहा है अभी, तो ये भी लाइफ पार्टनर है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या इनके बीच में जो पार्टनरशिप है, क्या ये वही वाली पार्टनरशिप है जो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर बताई गई है? तो इसका आंसर भी है बिल्कुल नहीं। तो सवाल उठता है कि फिर पार्टनरशिप का मतलब क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो हिसाब से पार्टनरशिप फॉर्म है, उसकी हमें डेफिनेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा एक सेक्शन 4, यानी अब ये क्या भला आ गई भाई। तो जब भी आप कोई कानून पढ़ते हैं, कोई सा भी आप एक्ट पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। उन्हीं में से एक सेक्शन है 4, जो हमें डेफिनेशन बताने जा रहा है पार्टनरशिप की। व्हाट इज़ पार्टनरशिप? तो सेक्शन 4 बोलता है कि लीगल रिलेशन किसके बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब कोई भी लीगल रिलेशन होता है, वो आपस में कुछ एग्रीमेंट करते हैं, कुछ समझौता करते हैं। किस चीज़ का समझौता करते हैं? प्रॉफिट और लॉस को बांटने का समझौता करते हैं। अब मैं एक बार फिर से बता दूं, रिलेशन की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए दो भाई हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी आपस में रिलेशन है, लेकिन ये एक लीगल रिलेशन नहीं है, ये एक सोशल रिलेशन है। तो यहाँ पे लीगल रिलेशन की बात कर रहा है, यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों ने एग्रीमेंट करके जब अपने आपस में एक लीगल रिलेशन क्रिएट कर दिया हो, और वो एग्रीमेंट, वो रिलेशन बनाया किस लिए है? प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए। वो प्रॉफिट और लॉस किससे होना चाहिए? किसी लॉफुल बिजनेस से, किसी लीगल बिजनेस से। ऐसा नहीं कोई आप इलीगल बिजनेस कर रहे हो, मान लो आप दो दोस्त हो ए और बी, और आपने डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, चोरी करते हैं, ठीक है, चोरी करते हैं, जो भी प्रॉफिट आएगा आपस में बांट लेंगे 50-50 ऐसे करके। अब पार्टनर बी बोल रहा है कि नहीं यार, मैंने ऊपर सेकंड फ्लोर से छलांग लगाई थी, तो मुझे 50 नहीं, मुझे 60 चाहिए, तू 40 रख ले। अब इनके बीच में लड़ाई हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई के लिए फिर ये कोर्ट जाएंगे। तो क्या कोर्ट इनकी मदद करेगा? बिल्कुल नहीं, इनको जेल में और डाल देगा। भाई एक तो तुम चोरी कर रहे हो, लॉफुल बिजनेस कर नहीं रहे हो, तुमने एग्रीमेंट कर लिया कि 50-50 बांटोगे, और लड़ाई हो रही है, तुम मेरे पास आ रहे हो, पकड़ लो इनको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बिजनेस है वो लीगल बिजनेस होना चाहिए, एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ठीक। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द लीगल रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड, जिन्होंने समझौता किया हो किस चीज़ के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम अ लॉफुल बिजनेस। अब वो ऐसा बिजनेस होना चाहिए दैट इज़ विच इज़ कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब मुझे ना ये समझाना पड़ेगा, इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए कि भाई ये लाइन क्या है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को समझना ज़रूरी है। तो मान लेते हैं कि आपका एक पार्टनरशिप फर्म है, और यहाँ पे पार्टनर ए है, बी है और सी है, ठीक है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है। अब इनके पास एक प्रोजेक्ट एक्स आया है। अब यहाँ पे ए ने बोला कि इसको मैं संभाल लेता हूँ, ये हरियाणा वाला प्रोजेक्ट है, इसको मैं देख लेता हूँ।
एक प्रोजेक्ट वाई आया तो बी ने बोला इसको मैं देख लेता हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो, ए और सी को बोला बी ने। एक प्रोजेक्ट जेड आया हुआ है, सी ने बोला यार एक काम करता हूँ, इसको मैं देख लेता हूँ, इसको मैं संभाल लेता हूँ। एक प्रोजेक्ट पी आया हुआ है, इसमें ना तीनों की स्किल जो है रिक्वायर्ड है, मतलब तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें अपना अपना तीनों टाइम दे रहे हैं, तीनों इसमें अपना अपना जो है ध्यान दे रहे हैं, तो तीनों इसको मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए जो एक्स से होने वाला जो प्रॉफिट या लॉस है, क्या वो सिर्फ अकेला ए बेयर करेगा या एंजॉय करेगा? नहीं, एक्स से होने वाला प्रॉफिट ए बी सी तीनों खाएंगे। वाई से होने वाला प्रॉफिट क्या सिर्फ बी खाएगा? नहीं, ए और सी को भी मिलेगा। जेड से होने वाला प्रॉफिट सिर्फ सी को नहीं, ए बी सी तीनों को मिलेगा। सेम पी से होने वाला प्रॉफिट ए बी और सी तीनों को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बिज़नेस है, जो पार्टनरशिप के अंदर हम जो बिज़नेस की बात कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? दैट इज़ कैरिड ऑन, मतलब चलाया जा रहा हो, बाय ऑल, सभी के द्वारा कैरी किया जा रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल प्रोजेक्ट पी की मैं अगर बात करूँ, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई भी सभी के लिए काम कर रहा हो, ऐसा यहाँ पे जो है काम, ऐसा बिजनेस होना चाहिए, यानी ऐसा इनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम म्यूचुअल एजेंसी वाला रिलेशन भी कहते हैं। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन का मतलब प्रिंसिपल एंड एजेंट वाला रिलेशन होना चाहिए। मतलब कोई किसी का मालिक नहीं है किसी जगह, जैसे कि मैं और आपने एक पार्टनरशिप फर्म ओपन करी, तो कभी मैं आपका प्रिंसिपल, आप मेरे एजेंट, मतलब आप मेरे लिए काम करोगे, कभी आप मेरे प्रिंसिपल, मैं आपका एजेंट। तो यहाँ पे कोई मालिक नहीं है, कोई मेन ओनर कोई नहीं है, सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, और जो भी काम करके प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, वो सारे आपस में बांटेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा किसी भी बिज़नेस के अंदर ऐसी कंडीशंस आ रही हैं, ऐसे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो बिज़नेस कहलाएगा आपका पार्टनरशिप। तो अब मैं इसे कंक्लूड करूं तो पार्टनरशिप इज़ अ लीगल रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में ना आप थोड़ा सा लॉस जोड़ लेना, कोई बात नहीं, जो मैं आपको नोट्स दूंगा डाउनलोड करने के लिए उसमें ये करेक्शन मैं कर दूंगा, बट ये पीपीटी में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, तो लॉस कर देंगे यहाँ पे। ठीक, सो एक बार फिर से, पार्टनरशिप इज अ लीगल रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हो तो कौन सा बिजनेस? वेट, यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बिजनेस की बात करेंगे लॉफुल बिजनेस। क्या हो रहा है ये? वेट 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 वेट, यहाँ पे हम लीगल बिजनेस की बात करेंगे, तो इसको भी यहाँ पे वर्ड जोड़ लेते हैं। तो टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द लीगल बिजनेस या फ्रॉम द लीगल बिजनेस विच इज़ कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, एज पर सेक्शन 4 पार्टनरशिप किसे कहा जाता है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही रखा है, मैंने जानबूझ के छोटी वीडियो बनाई है क्योंकि फर्स्ट वीडियो है, ताकि आप लोग बोरियत फील ना करें। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा टाइम को बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे और लेवल भी धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। ठीक है, सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आप करके मुझे बता सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करना है यार, छोटा सा चैनल है, इसको ग्रो करना भी ज़रूरी है ताकि ये दूर दूर तक के बच्चों तक पहुंच सके। तो ये तभी पहुंच पाएगा जब आप लोग मेरी मदद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई एनर्जी के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।